दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है रेहननामा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोर्टगेज डीड। कभी न कभी आप जरूर सुने होंगे कि फलाना व्यक्ति चिलाना व्यक्ति को अपना जमीन रेहन पर दिया है, या फिर गिरवी पर रखा है, या फिर बंधक में दिया है। ऐसा सुने होंगे। बस उसी के ऊपर इस वीडियो में हम विचार करने वाले हैं एकदम बारीकी के साथ, और एकदम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे, छू मंतर जैसा आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस रेहननामा को बंधक नामा भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। बंधक नामा या फिर इसी रेहननामा को कई जगह पर गिरवी नामा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि बंधक नामा बेसिकली अचल संपत्ति के लिए प्रयोग होता है। अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये गिरवी नामा जो है ना, ये चल संपत्ति के लिए प्रयोग होता है। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो इधर उधर हो सकता है। अचल संपत्ति जैसे कि जमीन हो गया, ठीक है, या घर हो गया, ये सब क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति में क्या हो गया, गाड़ी हो गया, ठीक है, आभूषण हो गया आदि। ओके, ये सब चीजें हैं दोस्तों, ये सब चलने वाला चीज है। मतलब गाड़ी अगर यहाँ है तो वो कल होकर के वहां जा सकता है। अगर मेरे पास आभूषण है, सोना चांदी है, वो यहाँ है तो वहां जा सकता है। या फिर और भी चीजें हैं, टीवी है, फ्रिज है, जो एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा सकते हैं, उसको हम लोग चल संपत्ति कहते हैं। और चल संपत्ति के लिए हम लोग गिरवी नामा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाई चल संपत्ति को हम लोग गिरवी रखते हैं, गिरवी। ठीक है, आप सुने होंगे कि भाई अपना सोना चांदी जो है ना गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं, तो ये हो गया गिरवी। लेकिन अगर जमीन जगह का बात हो, घर का बात हो, जो अपना जगह से हिलता नहीं है, तो फिर भाई उसके लिए बंधक नामा का प्रयोग होता है। क्योंकि भाई हम लोग हिंदी भाषी है, ठीक है, ये इंडिया है। जैसे होता है ना कि अगर आप जहाँ पर इंग्लिश चलता है वहाँ पर देखते होंगे कि भाई जो पिताजी के जनरेशन वाले जितने लोग हैं, चाहे मामा मामी हो, या फिर फूफा फूफा हो, या फिर चाचा चाची हो, सबको अंकल आंटी कहिएगा, काम चलेगा। फूफा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, चाचा को भी अंकल, फिर मामी को भी आंटी, फुआ को भी आंटी, चाची को भी आंटी, इस तरह चलेगा। लेकिन अगर हमारे देश का बात की जाए तो फूफा फूफा, मतलब फूफा फुआ, मामा मामी, चाचा चाची, ये सब होता है ना। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप केवल मोर्टगेज डीड कर दीजिए, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंस हो गया। लेकिन आप एक में करके आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये रेहननामा है क्या, एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज कीजिए यहाँ पर एक आदमी है ए, एक व्यक्ति है ए नाम का, और एक दूसरा व्यक्ति है बी नाम का। ओके, ए के पास दोस्तों कुछ संपत्ति है, अचल संपत्ति। हम यहाँ पर अचल संपत्ति का विशेष रूप से बात करेंगे, क्योंकि भाई हम अमीन का कोर्स करवाते हैं, लैंड सर्वेयर का, जमीन से नापी जोखी संबंधी। तो भाई जमीन का ही विशेष रूप से हम बात करेंगे, क्योंकि इसी का गिरवी नामा अधिकतर तैयार भी होता है। क्लियर, ये जमीन है ए का, और इस जमीन का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो समझिए है 20 डिसमिल। कितना है, 20 डिसमिल। ओके, इस संपत्ति का ओनर कौन है, ए है, ठीक है। ओनर कौन है दोस्तों, ए है। ओके, अब ए जो है ना, अगर मान के चलिए ए को पैसा का जरूरी पड़ गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ गया। अब ये इतना संकट में आ गया कि इसको पैसा किसी भी हर हाल में चाहिए। इसके पास पैसा लेकिन है नहीं, अब है नहीं, लेकिन इसके पास संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इसको चाहेगा तो बेच सकता है। तो इसके पास बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत सारे तरीके आए कहां से हैं। एक है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस एक्ट के तहत दोस्तों आपको बहुत सारे तरीके दिए हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। एक है कि आप सेल कर दीजिए, बिक्री कर दीजिए, रजिस्ट्री कराइए, फिर दाखिल खारिज कराइए, जमीन जो है बिक गया, आपका पैसा ले लिए, कहानी खत्म, हाथ एक ही बार में आप धो दिए अगर बेचे हैं तो, ठीक है, ऐसा होता है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप एक्सचेंज कीजिए, मतलब समझिए कम जहां पर कम दाम वाला जमीन है उसको लीजिए 10 कट्ठा, और जहां पर आपका समझिए कि ज्यादा दाम वाला जमीन है तो उसको दे दीजिए, और कुछ पैसा भी उससे ले लीजिए। तो एक्सचेंज भी होता है, या फिर घर और जमीन का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर होता है गिफ्ट डीड, यानी गिफ्ट में अगर पैसा आपके, मतलब किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट डीड भी होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। सब तरीके हैं। साथ में लीज पर भी जमीन दिया जाता है, लीज पर भी संपत्ति को दिया जा सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। तो ये सब हो गया। तो ये भी दोस्तों, ये जो रेहननामा जो है ना, मोर्टगेज डीड जो है ना, ये भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, ओनरशिप ट्रांसफर करने का एक तरीका है।
अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना जमीन को बेचना नहीं चाहता है, एक बार में ही हाथ को धो देना नहीं चाहता है। ये चाहता है कि जमीन भी मेरा बचा रहे और जो मेरा पैसा का काम है वो भी पूरा हो जाए। समझिए, इसके अगर बेटी का शादी हो, बेटा का शादी हो, बहन का शादी हो, बीमारी हो, कुछ कुछ के लिए पैसा जरूरी है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब एक को जरूरी है और ये जमीन बेचना नहीं चाहता है, इसके पास पैसा है नहीं, तो इसके पास एक ऑप्शन है कि इस जमीन को बंधक में रख सकता है, रेहन पर दे सकता है। किसको? किसी अन्य व्यक्ति को। तो सपोज कीजिए ये जो है दौड़ते बिलखते जो है बी के पास पहुंच गया। किसके पास? बी के पास। बी जो है थोड़ा पैसा वाला है, बी के पास गया, ये जो है अपना सुनाया कि हमको पैसा चाहिए लेकिन जमीन हम बेचेंगे नहीं, हम रेहन पर दे देंगे आपको, ठीक है, गिरवी पर दे देंगे। हालांकि गिरवी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि भाई अचल संपत्ति है, यहाँ पर बंधक में बोल सकते हैं या फिर रेहन पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बी जो है तैयार हो गया, समझिए 5 या 6 साल, 10 साल, 12 साल, जितना साल के लिए भी ये देना चाहे उसको देगा, ठीक है। कानून में जितना साल का हो लीगल उतना यहाँ पर देगा। अब दोस्तों केवल यहां पर जो है ए को कहने से तो बी पैसा इसको नहीं दे देगा। बी को ए केवल कहेगा कि हमको 5 लाख का जरूरी है तो तुरंत नहीं दे देगा भाई, इसके लिए पेपर तैयार होगा, क्योंकि कहने से आजकल दुनिया जो है ना नहीं मानेगी, पल पल भर में लोग बदल जाएंगे। लेकिन हाँ पेपर रहेगा, कागजात रहेंगे, तो फिर आपका एक हथियार रहेगा। तो बी जो है हथियार तैयार करेगा कि भाई ए तो भाई ऑनर तो है ही, अब हम इसको पैसा दे रहे हैं तो बी के लिए कोई हथियार चाहिए ना, तो वही हथियार है रेहननामा। यहां पर दोस्तों हथियार तैयार होगा। हथियार कहने का मतलब यहां पर भाला और बंदूक और रिवॉल्वर मत समझिएगा, ठीक है। यहां पर एक पेपर तैयार होगा जिसको हम लोग कहेंगे मोर्टगेज डीड। मोर्टगेज डीड, ओके। यहां पर हालांकि टी साइलेंट रहता है, हम लोग बोलते हैं मोर्गेज डीड, कहा जाता है कि टी साइलेंट रहता है, पता नहीं क्यों रहता है, हमको ये भी पता नहीं है, लेकिन जो हमको अच्छा लगता है वही कहते हैं। मोर्टगेज डीड कहेंगे तो क्या उससे होने वाला है, यहाँ इंग्लिश थोड़ी पैदा लिया है, हम जैसे चाहेंगे वैसे प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे तैसे नहीं भाई, हम कह रहे हैं तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मोर्गेज डीड भी कहिए, हमको आदत हो गया मोर्टगेज डीड पढ़ते पढ़ते, इसीलिए मोर्टगेज डीड ही हम कहते हैं। अब मोर्गेज डीड भी कर सकते हैं, चलिए हटाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझना सबसे बड़ी चीज है। अब दोस्तों यहाँ पर ए और बी के बीच में यहाँ पर एक पेपर तैयार होगा। जिस तरह से अगर मान के चलिए ए बी को जमीन बेच देता, बिक्री करता, तो उसके लिए केवाला तैयार होता है ना, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के वहां पर जो है रजिस्ट्री कराना पड़ता है जमीन का, वो होता है ना। तो उसी तरह से एक प्रक्रिया है, यहां पर मोर्टगेज डीड तैयार होगा। सेल डीड नहीं, मोर्टगेज डीड, गिरवी नामा, मतलब कि रेहन नामा, ओके। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी भाई, ए और बी का पूरा एड्रेस रहेगा, क्या क्या रहेगा इसको जान लीजिए। ए एंड बी का पूरा डिटेल रहेगा, ए और बी का पूरा डिटेल कि भाई ये कौन है, कहाँ का है, जाति क्या है, फलना क्या है, चिलना, आधार नंबर क्या है, सारा चीज रहेगा। बी का भी पूरा डिटेल रहेगा। फिर साथ में दोस्तों ये जो जमीन है जो गिरवी पर रखना चाह रहा है ए बी के पास, या रेहन पर रखना चाह रहा है, ठीक है, जो भी कहिए आप, तो उस जमीन का पूरा डिटेल रहेगा। यानी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का पूरा क्या रहेगा दोस्तों, डिटेल रहेगा, पूरा डिटेल्स रहेगा प्रॉपर्टी का, कि भाई इसका प्लॉट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, इसकी चौहदी क्या है, क्षेत्रफल कितना है। ए चाहेगा तो भाई 20 डिसमिल पूरा रेहन पर दे सकता है, या फिर 10 डिसमिल दे, या 5 डिसमिल दे, जितना का भी ये चाहे दे सकता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर जो है कितना में तय हुआ है वो अमाउंट भी रहेगा, कि भाई यहाँ पर ये जो मतलब कि रेहन पर जो लिया जा रहा है अमाउंट क्या है, वो अमाउंट भी तय होगा, ओके, अमाउंट भी तय होगा। और दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पर है टाइम ड्यूरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन तो रहेंगी रहेंगी, टाइम भी रहेगा, कि भाई ये जो यहाँ पर ए अपना जमीन को जो रेहन पर दे रहा है बी को, ये कितना दिन के लिए दे रहा है वो चीज दर्ज होगी, और उतना दिन के लिए दोस्तों इस जमीन का मालिक जो है बी रहेगा। ये मोर्टगेज डीड इसके पास रहेगा, सिंपल सी फंडा है, क्योंकि भाई ये पैसा दे रहा है, सपोज कीजिए ए को जो है 2 लाख रुपया दिया, कितना, 2 लाख रुपया जो है दे रहा है, ओके। तो इस पैसा को सुरक्षित रखने के लिए इसके पास ये मोर्टगेज डीड रहेगा, किसके पास, बी के पास, और ए के पास फोटोकॉपी वगैरह रह सकता है अगर चाहेगा तब। अब जब तक दोस्तों यहां पर टाइम समझिए 5 साल का है, 5 ईयर का, तो 5 साल तक बी का जो है अधिकार इस जमीन पर रहेगा। हालांकि देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मोर्टगेज डीड जो है ना कई प्रकार के हैं, 5-6 प्रकार के हैं, अगर उस पर वीडियो चाहिएगा तो फिर हम बना देंगे,
ठीक है। अगर बैंक का बात करें, देखिए बैंक में जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी मॉर्टगेज डीड ही तैयार होता है, ठीक है। अगर आप समय पर लोन नहीं देते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपका जमीन वगैरह सब अपने बैंक जो है अपने ये ओनरशिप जो है खुद कर लेती है और साथ में उसका नीलामी करती है, और जितना पैसा होगा उससे जो है सो लोन को मेंटेनेंस करती है। इस तरह से होता है। लेकिन बैंक जो है आपके जमीन पर तो जोत कोड़ करने के लिए नहीं जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल डीड में अगर देखा जाए तो बी ने ए को पैसा दिया, चाहे अगर इंटरेस्ट वगैरह लेता होगा अलग चीजें हैं, लेकिन बी का जो है कब्जा यहाँ पर रहेगा कितना साल तक, 5 साल तक। अगर दोस्तों यहाँ पर टर्म्स कंडीशन में सारा चीज लिखा रहेगा, यदि ए बी को जितना पैसा यहां पर लिया है उतना नहीं देगा, जितना राशि तय हुआ है, चाहे इंटरेस्ट के माध्यम से चाहे जो कुछ के माध्यम से, अगर ए बी को अदा नहीं करेगा तो ये जमीन जो है ट्रांसफर हो जाएगा बी के नाम से। ओनरशिप ट्रांसफर किसके नाम से हो जाएगा दोस्तों, बी के नाम से, यदि पैसा नहीं दे पाया समयानुसार पैसा नहीं देने पर क्या चीज होगा, ओनरशिप। और ये जो बी है ये 5 साल के लिए ही केवल कब्जा कर सकता है। लेकिन अगर पैसा अगर नहीं देगा ए बी को, तो फिर जो है ऑनरशिप जितना भाई यहाँ पर लिखा रहेगा, जितना प्रॉपर्टी का डिटेल है, 10 डिसमिल है कि 20 डिसमिल है, जितना भी रहेगा उतना जमीन जो है बी के नाम से ट्रांसफर करना होगा। ए इसके लिए बंधक बन गया है, एक तरह से हम उसको बंधक बना लिए हैं। बी क्या किया है, ए को बंधक बना लिया है, इसीलिए इसको हम लोग बंधकनामा या बंधक पत्र भी कहते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, बस यही है और यही आपको समझना है। देखिए बी के जगह पर एक बैंक भी हो सकता है, बी के जगह पर बैंक भी हो सकता है। आप लोन लेने के लिए गए और जो है सारा जमीन का कागजात आपसे लिया जाता है, बंद मतलब कि समझिए एक तरह से गिरवी रेहन के रूप में। लेकिन हालांकि बैंक वहां पर जोत कोड़ करने के लिए नहीं जाएगा, आप वहां पर जोत कोड़ कीजिए, उसी से आप चुकती कीजिए, लोन ऋण दीजिए, वो अलग चीजें है। ठीक है, लेकिन नहीं दीजिएगा समय अनुसार। बैंक को आपको आपके संपत्ति जरूरत नहीं है, लेकिन भैया समय से नहीं दीजिएगा तो वो भी क्या करेगा, ठीक है, हड़प लेगा और हड़प करके जो है सो फिर नीलामी करेगा। सिंपल सी फंडा है। तो इस तरह से दोस्तों ये ओनरशिप ट्रांसफर करने का एक समझिए तरीका है। एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर उस टाइम में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो नहीं किया गया, जो पैसा लिया है, तो फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। और दोस्तों रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर ये सब चीजें होती है तो फिर देखिए यहाँ क्या होता है, अगर ब्लॉक स्तर में जाइएगा तो ये जमीन रेहन पर दिया गया है, या बैंक से अगर इस जमीन के संबंध में लोन लिया गया है तो वहां पर भी दर्ज हो जाता है कि भाई इसमें लोन है और उस समय तक उस प्रॉपर्टी को आप बेच भी नहीं सकते हैं। ये सब भी चीजें हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वैसे कंडीशन में जो है आपके ब्लॉक में दर्ज हो जाएगा कि भाई फलना प्लॉट नंबर, फलना खाता नंबर, फलना रैयत ने इसके नाम से जो लिया है, लोन लिया है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो बेच नहीं सकता है। ये सब चीजें अनलीगल हो जाएगा। बिकने के लिए बिक भी जाता है भाई, आजकल ऐसे हैं चीजें। रजिस्ट्री हो गया, बाद में पता चला कि भाई लोन ले रखा है, मोटेशन होबे नहीं करेगा, बहुत बहुत बड़ा बड़ा समस्या हो जाता है। कई जगह पर रजिस्ट्री हो गया, एक ही जमीन का 2-2 बार रजिस्ट्री हो जा रहा है, क्या कीजिएगा। तो हम ये सब पर हालांकि वीडियो बना करके आपको समझा दिए किस तरह से हम कागजात को जांच करेंगे, किस तरह से पकड़ेंगे कि जमीन परफेक्ट है क्या है नहीं है। सारा चीज़ पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, अगर देखते होंगे मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो सारा चीज़ आपको समझ में आता रहा होगा और बहुत नॉलेज मिलता भी होगा। ठीक है, चलिए खैर दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये मॉर्टगेज डीड क्या है। एक तरह का एक पेपर है, जिस तरह से केवाला होता है ना, उसी तरह से यह एक पेपर है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूरा डिटेल लिखा रहता है। और इसमें एक व्यक्ति क्या है, बंधक पर अपना संपत्ति को रखता है। और गिरवीनामा भी हो सकता है भाई, अगर कोई चल संपत्ति है, गाड़ी या आभूषण है, उसको भी रख करके हम उससे पैसा वगैरह कुछ अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि केवल जमीन जगह का ही होगा, संपत्ति कोई भी संपत्ति का हो सकता है। क्लियर। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मॉर्टगेज डीड के विषय में। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सब चीजें एकदम सादा पेपर पर नहीं होगा, स्टाम्प पेपर पर होगा। स्टाम्प ड्यूटी जितना पे करना होगा, हर स्टेट के लिए अलग अलग है, ठीक है, अमाउंट वो पे करके जो है यहाँ पर सारा चीजें होंगी तैयार, ये मतलब पेपर। ठीक है, कई लोग जो है गांव में जो है सादा पेपर पर ये कर लेते हैं, कहानी खत्म, उतना से भाई कहीं भी वैलिड नहीं होगा, कहीं मान्य नहीं रहेगा। सरकार को भाई टैक्स वगैरह दीजिएगा तब ना सरकार जो है का उत्तरदायित्व बनेगा कि आप पर जो है आपको बचावे। अब कुछ नहीं दीजिएगा, अपने सब कुछ कर रहे हैं तो कहाँ से होगा, ऐसे थोड़ा होता है। बाकी बात इसमें गवाह वगैरह, ठीक है, ए बी का साइन, सब चीज़ यहाँ पर रहता है।
जो भी चीज़ें सब रहेगा इसमें। एक पेपर है, जिस तरह से केवाला होता है ना, केवाला रजिस्ट्री जमीन का जो होता है, उसी तरह से ये भी एक पेपर तैयार होता है। लेकिन जितना रजिस्ट्री कराने में पैसा वगैरह खर्च होता है उतना नहीं होता है, बहुत कम होता है इसमें खर्च। ठीक है, हर राज्य के लिए अलग अलग है, इसीलिए मैं विशेष अमाउंट नहीं बताऊंगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, या फिर हो सकता है कि वीडियो भी बना दें। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतनी, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।